भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थर्सडे आ गया, फिर से हंसते खेलते शुरू करते हैं, थर 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 करके थर्सडे आ जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया, फाइनली टोटली कंप्लीट किया। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स, नियरली ऑफ द रैंक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जितना बड़ा चैप्टर था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का ही भाई भतीजा, बट नाम अलग। चैप्टर 9 was ray optics, this is wave optics. So what is the basic difference between the two? You will say, sir, chapter 9 ray optics में light propagates in the form of rays, so that's why it's called ray optics. Wave optics में light propagates in the form of waves, so it is called wave optics. वैसे लाइट एक्चुअली प्रोपोगेट किस फॉर्म में करती है सर? एक्चुअली तो मालूम नहीं है सर। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री हमेशा बहुत मजेदार होता है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या झगड़े हुए क्या नहीं हुए। एवरीथिंग स्टार्टेड इन 1637 विथ रेनी डिस्कार्टिस. He gave us his famous corpuscular theory of light, and in this theory he said light propagates in the form of particles which are called corpuscles. Alright, and this is an elastic medium, और एक पार्टिकल दूसरे को धक्का मारता है, and as a result लाइट आगे बढ़ती जाती है। न्यूटन इस आइडिया से काफी प्रभावित हुए, बोले बहुत फर्स्ट क्लास एकदम आइडिया है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, एंड इस आइडिया को फुल सपोर्ट किया न्यूटन ने इन हिज बुक ऑप्टिक्स। आई एम श्योर यू नो न्यूटन हैज रिटन अ कपल ऑफ रियली ग्रेट बुक्स. वन इज ऑप्टिक्स, द अदर एनीबॉडी? प्रिंसिपिया मैथमेटिका. वांदा नहीं, जिसको नहीं पता वांदा नहीं सर, न्यूटन ने अपने को तो दिया नहीं था बुक, वांदा नहीं। सो ऑप्टिक्स में उसने भरपूर प्रशंसा की। बट एक छोटी सी बात मैं आपको इस मोमेंट पे बताना चाहूंगा, इस कॉर्पस्कुलर थियरी का एक सबसे एरनस आइडिया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन यू सीन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड सपोजिंग दैट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थियरी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम शुड इंक्रीज। हम आज जानते हैं कि ये चीज गलत है, हम जानते हैं ये चीज गलत है, पर उस टाइम पे तो पता नहीं था। न्यूटन ने, डेस्कार्टेस ने, या बरो परफेक्ट टकाटक, गो अहेड, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये थियरी को बहुत ट्रैक्शन मिला। फिर 51 साल बाद, करीबन 1678 में, क्रिस्टियन हाइगन्स, he proposed the wave theory of light, and he said light is moving in the form of waves, so he is considered to be the father of the wave theory of light. लोगों ने कुछ माना नहीं, है पगला ही है, कुछ भी बोलता रहता है। और तब न्यूटन का भी काफी प्रभाव था, न्यूटन की भी अथॉरिटी काफी मानी जाती थी, एंड लोगों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। बट स्लोली एंड स्टडीली हाइगन्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग हिज आइडिया ऑफ वेव थियरी। काफी समिट्स में गए, बोले, एंड फंडा तब आया, टर्निंग पॉइंट तब आया जब इस थियरी से ही कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। एंड तब लोगों ने माना, अच्छा ओके, हो सकता है तुम्हारे आइडिया सही हो। तब से जाके लोग सीरियसली लेने लगे हाइगन्स और उनकी वेव थियरी को। बट एक बहुत ही मूलभूत इंपॉर्टेंट बात जो हाइगन्स ने करी, which was in direct contrast with the corpuscular theory, was that अभी हमने जो बात करी, during refraction, if light goes from one medium to another and it bends towards the normal, then according to Huygens, the speed of light in that medium should decrease. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, हम जानते हैं ये सही है। आज इतने साल बाद, this is the late 17th century, we are in the 21st century. करीबन कितने साल निकल गए इस चीज को, 350 साल गुजर गए इस बात को, और हम जानते हैं कि व्हाट हाइगन्स सेड वाज ट्रू। तो ये लोग नहीं मानते थे, ये लोग अपने आइडिया में किंग थे। बट ये सब बातें तब चेंज हुई जब हाइगन्स ने अपना आइडिया दिया, एंड हाइगन्स के मर जाने के बाद भी ये चीजें चलती रही। एंड इन 1801 थॉमस यंग परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। हम भी परफॉर्म करेंगे सर इस चैप्टर में, उसका भी बड़ा मान है। परफॉर्म्ड हिज इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट एंड ही प्रूव्ड कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट
हैज वेव नेचर। तो ये सब वेव नेचर वाली बातें, और फिर तो चीजें आगे बढ़ती गई है, न जाने क्या क्या हुआ क्या नहीं। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, विच फर्मली एस्टैब्लिश्ड दैट यस लाइट हैज वेव नेचर। लाइट में मात्र पार्टिकल नेचर नहीं है, मात्र एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं है, बट वेव के फॉर्म में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। दिस आइडिया इज डेल्ट विथ इन दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। तो आओ शुरू करिए, हाइगन्स के नाम से जय हो शुरू करते हैं। कोई किसी को कोई शक इसमें? हाइगन्स के नाम पे कुछ दिक्कत किसी को? वेरी गुड। हाइगन्स के नाम पे किसको दिक्कत होगी? हाइगन्स तो बेचारे चले गए और अपनी थियरी हमारे लिए छोड़ गए, बोले थियरी को देखो, मेरा नाम जपो और दुआ में याद रखना। तो हमने बोला ठीक है सर, कोई लोड नहीं, आपका नाम भी आगे बढ़ाएंगे, आपकी थियरी भी आगे बढ़ा देंगे। तो सबसे पहला आइडिया हम शुरू करने जा रहे हैं। हाइगन्स को जैसे मैंने कहा कोई सीरियसली लेता नहीं था, वो बेचारा इतना बोलता था, पर न्यूटन के फॉलोअर्स, कॉर्पस्कुलर थियरी के फॉलोअर्स उसे इमीडिएटली चुप कर रहे थे। हाय, तेरा कुछ पता नहीं चलता, इसको भगाओ रे इधर से। जहां भी बेचारा बोलने जाता था उसको चुप ही करा देते। फिर उसको आइडिया आया कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग मेरे को सीरियसली ले। हाइगन्स ने तब तक जो भी बात कही थी अपने मन का आइडिया था, हाइपोथेसिस था, बट उसे कुछ ऐसा धमाका करना था जिससे लोग नोटिस करें, एंड वो धमाका ये था। सो मैंने वेव ऑप्टिक्स तो डिफाइन कर दिया, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच लाइट इज थॉट टू मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं, ये एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं, हाइगन्स का आइडिया। You've seen this experiment many times before. You know, you have a bucket full of water which you keep under a tap. And जैसे ही टैप में से सपोज एक बूंद पानी बीच में पड़ता है, टपैक, what do you notice? You notice that center में से ripples start. Fair enough? And I'm sure you've seen the photographs of ripples. If you notice, suppose ये center है, पानी का सेंटर है ये, तो रिपल्स कंटिन्यू टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो रिपल्स इस तरह दिखाई देंगे आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपको ये रिपल्स नजर आएंगे। आई एम श्योर यू सीन दिस हैपनिंग इन अ लेक और अ पॉन्ड। आप पत्थर फेंको और इस तरह के कॉन्सेंट्रिक रिपल्स आपको दिखाई दे। Tell me you haven't seen it. You've seen it? Yes. Yes, sir. Everybody has seen it. So these are concentric ripples. Let me consider, you know, ये जो है, ये एक रिपल है, इस रिपल का फोटोग्राफ है ये। Do you agree? Each particle of the ripple, let us call it A या B या C or D, they are all equidistant from this central point, first thing, barabar, and they have all come out from this central point itself. Since they are all at the same distance from the center and they have all emanated from the center itself, do you agree all these points have the same phase? Think over it. ये सारे चारों पार्टिकल्स इस बीच में से निकले हैं, मतलब ये जो वेव के 4 पॉइंट्स है ये इसी सेंटर में से निकले हैं, सेम स्पीड से गए होंगे क्योंकि पानी का डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, पानी आइसोट्रोपिक मीडियम है, वेव की स्पीड सेम है। सो एज अ रिजल्ट, डू यू एग्री ए बी सी एंड डी ऑल 4 पार्टिकल्स विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ फेज? फेयर इनफ? सो लेट्स कंसिडर, यू नो, O is the center and ripples of water can be seen as concentric circles. Let's consider points A, B, C and D on one such ripple.
these points are at equal distance from the center. These points are at equal distance from the center. The speed of the wave is constant, and thus the phases of particles A, B, C and D are equal. So I am looking at phase, the angle covered. मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमको याद है, सपोज यहां से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था तो टाक 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 टाक, 4 टाक से एक एसएचएम बनता था. यहां से बीच में से शुरू हुआ टाक 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 टाक, तो ये 90 90 90 90 360 डिग्रीज वाज वन ऑसिलेशन. यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में देखे थे चैप्टर 14, वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू अ फेज ऑफ 360 डिग्री. तो हम यहां पे वही फेज देख रहे हैं. तो A, B, C and D, all those 4 particles will have the same phase. And not only that, इस एक सर्कल पे जितने भी पार्टिकल्स आप पकड़ लो उन सब का फेज क्या होगा, सेम. तो ये जो सर्कल है इट्स एन इमेजिनरी सर्कल, ऐसा कोई सर्कल है ही नहीं. ये सिर्फ मैंने फोटो देख के वो सर्कल बनाया था कि अच्छा ये सर्कल अगर पकड़ लूं तो इस सर्कल के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा. तो दिस इमेजिनरी सर्कल, अच्छा ऐसा कोई सर्कल आपने पॉन्ड में या बाल्टी में फेंका है? ऐसा कोई सर्कल रियलिटी में है? नहीं है. तो दिस इमेजिनरी सरफेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, where the particles have the same phase, on which the particles have the same phase, is called a wave front. बराबर. ये सर वेव फ्रंट का एग्जैक्ट आइडिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज आप क्लास में बैठे हैं एंड क्लास में बैठे हैं, 1 2 3 रोज है एंड टीचर बोली फर्स्ट रो स्टैंड अप. आपको अंदाजा आया? सपोज मैं क्लास में खड़ा हूं और क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं कहूं फर्स्ट रो स्टैंड अप. ये क्लास में फर्स्ट रो नाम का कोई बंदा है क्या? कोई खड़ा होगा क्या? बराबर. आगे की फर्स्ट रो में बैठे जितने भी बंदे होंगे वो सारे खड़े हो जाएंगे. मैं सबसे जाके पूछ रहा हूं भाई तेरा नाम क्या फर्स्ट रो है? बोलता है नहीं सर. मैंने तो खड़ा क्यों हुआ? क्या बोलेगा वो खड़ा क्यों हुआ? बिकॉज ही बिलोंग्स, सॉरी फर्स्ट रो में है. he belongs to that imaginary line which is called first row. ऐसा वो बेंच पे ठप्पा लगाया ना कि तू फर्स्ट रो है? नहीं. क्या बेंच पे, हर बेंच पे लिखा था ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है? नहीं. he belongs to that imaginary line which is called the first row. सेकंड रो को बोलेगा तो उसके पीछे वाले खड़े हो जाएंगे. तो ऑल दिस इज इमेजिनरी. ऐसा कोई लाइन है नहीं, ऐसा कोई रो है नहीं. उसी तरह ऐसा कोई वेवफ्रंट भी नहीं है. बट वो इमेजिनरी सरफेस जिस पे सारे पॉइंट्स का फेज इक्वल हो, सो दे आर ऑल वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, इट इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट. तो ये 3 अलग वेव फ्रंट दिखाए. डू यू अग्री जो वेव फ्रंट का डेफिनेशन यहां वैलिड होता था वो इसमें भी वैलिड होगा? लेट अस से फॉर पॉइंट्स ई एफ जी एच, would it be valid for this surface also? Yes, it would. क्योंकि E, F, G, H अगर 4 पॉइंट्स है आउटर सरफेस पे तो even they are at equal distances from the center, right? And the wave is moving with the same speed. So E, F, G and H, all 4 particles will have the same phase. बराबर. बात याद रहे. अब कोई ना कोई, किसी ने जब क्लास शुरू होता है ना तो एक बंदा मेरे को पूछता है कभी कभी, सर इसमें वेव किधर है? वेव तो ऐसे जा रही है.
यू नो बीच में जब ड्रॉप गिरता है तो पानी की वेव्स तो ऐसे ऐसे जा रही है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो थोड़े डिस्टेंस पे है सेंटर से, उनका फोटोग्राफ लेके देख रहे कि वो कैसे दिख रहे हैं। ये मैंने गोला बनाया और ये ऐसा गोला है जिसपे सारे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं दे आर वाइब्रेटिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ फेस। ऐसे कोई सर्कल बने नहीं, इट्स एन इमेजिनरी सरफेस। बरोबर है? डू यू नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ वेव फ्रंट? लेट मी टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स मोर। अच्छा, आप इसको देख लो, मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं। ओके अच्छा, ये तो पानी वाला सरफेस था। अभी तुमको मैं ट्यूबलाइट में से निकलता हुआ कारवा दिखाता हूं। ट्यूबलाइट में से, सपोज ट्यूबलाइट है मेरे पास, यू नो ट्यूबलाइट इज अ लीनियर सोर्स, एंड इसमें से वेवफ्रंट का गठन कैसे हो रहा है, लेट मी शो दैट टू यू। ओके, ट्यूबलाइट पेशे खिदमत है, ट्यूबलाइट। फिर मैं आपको बल्ब भी दिखाऊंगा। बल्ब, बल्ब देखा है कभी? बल्ब, गोला गोला, हाँ, बल्ब जॉन दे उजाला। अच्छा भाई साहब, ये लेट अस कंसिडर ए ट्यूबलाइट। अरे ये बहुत टकाटक करने लगा, क्या बात है आज। तो ट्यूबलाइट, क्या बात है, क्या बात है। हाँ अब वही ठीक है। ये है ट्यूबलाइट। सर बड़ी ट्यूबलाइट बनाई है, बहुत बड़ी, मस्त। एंड इस ट्यूबलाइट में लेट अस से बहुत सारे सोर्सेज हैं जो लाइट एमिट करेंगे। मैं उनमें से 4 सोर्सेज पकड़ता हूं, 1 2 3 4। यू नो एक्चुअली देयर आर काउंटलेस सोर्सेज बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग 4। लेट मी call them A, B, C and D. Do you agree all these 4 sources belong to the same tube light? Yes. And as a result, they will give out waves having the same speed and the same wavelength. Yes sir. Is that agreeable? ये पहला मैं समा बांध दूं। ये चारों जो लाइट की वेव्स गिव आउट करेंगे, those waves will have the same frequency and the same speed. So let me show you the 4 waves. थोड़ा नीचे करने के है, इसको थोड़ा ऊपर करने के है। वेव्स निकल रही है साहब, पहली बार वेव्स देख रहे हैं आप लोग लाइट की। ओह वाह, जो इस वेव की स्पीड है और फ्रीक्वेंसी है वही इस वेव की स्पीड है, वही इस वेव की, वही इस वेव की। Is this agreeable? So these are 4 light waves which have come out from sources A, B, C and D. Now let's do one assignment. We want to mark points on these 4 individual waves which have a phase of let us say 180 degree. तो ध्यान से, यहां पे फेस कितना है 0, यहां पे कितना है 360, तो 180 कहां होगा? कहीं यहां पे, बराबर। उसी तरह 0 180 यहां पे, 0 180 यहां पे, 0 180 यहां पे। एंड नाउ मैं इन चारों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दूंगा। ओह मैन, एम आई एक्सपीरियंसिंग सम पैरालैक्स? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सीधा लग रहा है? हाँ लग तो रहा है। अरे यार, ये स्टेटमेंट मेरे को कभी नहीं चलता, तू जानता ही है। द मोमेंट यू से चलेगा, आपका सारा प्रोग्रेस क्या हो जाता है? स्टॉप। फिर प्रोग्रेस भी बोलेगा अरे चलेगा यार, इसको क्या, कुछ नहीं, अच्छा करो करो तो, नहीं तो मत करो, है ना। सो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको ऐसा लाइन जैसा दिखेगा, बट इट इज नॉट अ लाइन, इट इज एक्चुअली अ प्लेन। क्योंकि सपोज मैं कुछ बड़ा, सपोज ये ट्यूबलाइट है, सपोज ये ट्यूबलाइट है और यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे निकल रहे हैं, यू नो इट्स लाइक अ बिग सोर्स। तो ये सिंगल पट्टी नहीं है,
ये ऐसा बड़ा सा है और इसमें से हर जगह निकल रहे, तो यहां जो ऐसे जाएगा ना आगे, ये ऐसा इस तरह का प्लेन होगा. यू नो दिस इज अ प्लेन. It might seem like a line to you, but if I draw it in 3 dimensions, it will seem like a plane. So this type of wavefront, ये wavefront जो है, because it is a planar wavefront, we call it a plane wavefront. So this type of wavefront जो सीधा है, it is called a plane wavefront because it is not a straight line, it is a plane. ओके क्योंकि ये 4 सोर्स जो है, दिस इज नॉट अ पट्टी पॉइंट, ऐसा, ये बड़ा सा है और वेव्स निकल रही है और ये ऐसा प्लेन वेव फ्रंट बना है. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? ये प्लेन वेव फ्रंट है. ओके सो ये क्योंकि सीधा है, इट्स कॉल्ड अ प्लेन वेव फ्रंट. अब मैं आपको बल्ब दिखाता हूं. बल्ब अभी बोला था थोड़ी देर पहले, उजाला वाला. आओ उजाला बल्ब का उजाला लेते हैं. तो ये रहा आपका बल्ब. सो सर लाइट लिया, बल्ब लिया, ऐसा क्यों? दोनों सेम जैसे नहीं है, दोनों लाइट देते हैं बिल्कुल, पर ये ट्यूबलाइट, हम यहां ये मान रहे हैं कि ट्यूबलाइट एक ही डायरेक्शन में लाइट दे रहा है, जबकि बल्ब जो है हर डायरेक्शन में लाइट दे रहा है. दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई आई एम टेकिंग अ बल्ब. ये बल्ब है और ये उजाला देगा हर जगह. भाई पहली बात, isn't this bulb also containing many sources that are giving out light waves which have the same speed and same frequency? We have to agree on that first. बरोबर है? Yes, sir. क्या यस सर? यस सर तो बोल दिए, पर यस सर का अर्थ क्या पता चला कि इस बल्ब में जितने भी सोर्सेज हैं, दे आर गिविंग आउट लाइट वेव्स. भले जितनी भी लाइट वेव्स गिव आउट करे हर दिशा में, वो सब लाइट वेव्स की स्पीड सेम होगी जी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी जी. अगर ये दो पॉसिबल है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. बराबर समझ में आया? आपने यस सर तो बोल दिया. किस चीज को यस सर बोल रहे हो? आपने कागजात पढ़ लिया पूरा डॉक्यूमेंट? बराबर यस सर. हाँ, लाइटम लाइट. भाई डायग्राम बहुत ज्यादा माइंड पे मत लेना. वाह वाह वाह, इतना अच्छा नहीं है पर वाह 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 ठीक है यार. ओके एंड अब मैं वैसे ही वो पॉइंट्स मार्क करने वाला हूं जिसका फेस लेटर से 180 डिग्री होगा. तो डू यू एग्री? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, और उन सब को मैं जोड़ने वाला हूं. तो जरा सा गौर दे. ओ माय गॉड, लुक एट दिस कॉकर. हाउ इज इट लुकिंग? डू यू एग्री? आपको लग रहा है सर ये ऐसा, ये सर्कुलर जैसा लग रहा है. भाई सर्कल नहीं है चचा, ये यों भी जा रहा है, यों भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है. तो मैं सारे पॉइंट्स को जब टच करके वो करता हूं, डजंट इट लुक लाइक अ स्फेरिकल शेप? डू यू एग्री? कैन यू इमेजिन द स्फेरिकल शेप? भाई यू कैन इमेजिन और यू कांट इमेजिन. Yes, sir. Can imagine. तो ऐसा है, ये बल्ब बीच में है और ये हर जगह लाइट वेव भेज रहा है. थोड़ी देर बाद जब मैं देखता हूं तो इस तरह का एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट हो जाता है. मैं 2 डायमेंशनल बोर्ड पे ऐसा ही बना पाया. तो दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. हाँ, लंबे डिस्टेंस पे जाके ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन हो जाता है. सर कैसे? अरे ये देखो, ये कैसा दिख रहा है? सिर्फ इसको देखना, ये पूरे को मत देखना, इसको देखना सिर्फ. ये कैसा दिख रहा है? Isn't this like a straight line? Isn't this, इसको जूम अप करूं मैं, isn't this very much like this? So at a large distance a spherical wavefront will appear like a plane wavefront. So at a large distance, जगह है नहीं, at large distances spherical wavefront appear, become plane wavefronts. ओके सो आप देख लो इसको. ओके अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये वेव फ्रंट
आगे कैसे प्रोपगेट करेगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। हाइगन्स ने, भाई उसका नाम हाइगन नहीं था, हाइगन्स, क्रिस्टियन हाइगन्स। सो हाइगन्स इज प्रिंसिपल, ही गेव अस द आइडिया ऑफ हाउ टू मेक द न्यू वेव फ्रंट। भाई लॉ ऑफ, उसने कोई बहुत नई बात नहीं करी, बेसिक आइडिया के साथ ही आगे चला कि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसमें से नया बच्चा निकलता है। इट्स लाइक दैट, दैट इज हाउ द लाइफ प्रोग्रेसेस, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। उसी तरह इसमें से ये वेव्स निकली, अब ये वेव्स का ये इंडिविजुअल पार्टिकल हो गया, ये सोर्स हो गया। अब इन सोर्सेस में से अलग अलग वेव्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें से ऐसा निकले टॉइंग 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 टॉइंग, मैं सबकी नहीं बनाऊंगा, इसमें से निकलेंगे। ईच विल बिहेव एज एन इंडिविजुअल सोर्स, और उसमें से ये इसके जैसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस एक सोर्स में से इतनी सारी वेव्स निकल रही है। उसी तरह अब ये छोटा सा सोर्स हो गया और इसमें से बहुत सारी वेव्स निकल रही है, बहुत सारी वेव्स निकल रही है, बहुत सारी वेव्स निकल रही है। और इन सब वेव्स का टाइम टाउ के बाद या टाइम टी के बाद वेवफ्रंट अगर बनाऊं तो कैसा दिखेगा? इसका कैसा दिखा था ऐसा, इसका भी कैसा दिखेगा? टिंग 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 टिंग। इसका कैसा दिखेगा? टिंग 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 टिंग। इसका कैसा दिखेगा? टिंग 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 टिंग। कैन यू सी? ये चारों अलग अलग सोर्सेस के अलग अलग वेवफ्रंट हमने बनाए हुए हैं। इन चारों वेवफ्रंट्स को, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं ऐसा बनाता हूं। इन चारों को जब मैं टेंजेंट मारूंगा, क्या मारने का लेडीज एंड जेंटलमैन? टेंजेंट। टेंजेंट मारूंगा। सर बहुत अच्छा टेंजेंट नहीं मार पाया, जानते हैं जानते हैं भाई, अपने पिकासो थोड़ी हैं यार। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहते हो, क्या बात है ना? अच्छा डायग्राम है ना? वाह वाह वाह। इसको जब टेंजेंट मारा तो वी गेट द स्ट्रक्चर। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। बराबर? तो ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट था, उस पे हर पार्टिकल एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगा, उसने छोटी छोटी वेव्स देना शुरू किया। छोटे टाइम टी के बाद वो वेव फ्रंट कैसा दिखता? ऐसा, इसके जैसा, टिक 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 टिक। और इन सब वेव फ्रंटों को मैंने टेंजेंट मारा, इट गेव मी द पोजीशन, इट गेव मी द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। कैन एनीवन टेल मी इसमें क्या क्या सोर्सेज होंगे? सर ये कालिए को हटाओ। डू यू अग्री? अब ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सारे सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं आपको? और अब ये छोटी छोटी वेव्स देंगे बाजार में, छोटी छोटी, दिख नहीं रही होगी। वाह क्या बात, ऐसी इसमें से भी निकलेंगी, इसमें से भी निकलेंगी। ये कैन यू सी दिस फेंट कलर्ड वेव्स? दिख रही है ना आपको? Yes, sir. हाँ, मैं काफी फेंट बना रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट इट टू इंटरफियर विथ माय ओरिजिनल डायग्राम। भाई ये बाल नहीं है किसी के, प्लीज। और इन सब का वेव फ्रंट कैसा दिखाई देगा? टिक 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 टिक। भले इसमें से बनाए नहीं है पर इसमें है, तू जानता नहीं है पर तू है। और अब क्या करने का? अब कौन सा स्टेप करने का? क्या मारने का? Tangent. टेंजेंट। सही बात है, बात है भाई कोई। और ये बहुत गंदा टेंजेंट होने वाला है। वाह, देखा आपने? ये ब्लू कलर टेंजेंट। वाह, तो ये है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। अर्थात पहला वेव फ्रंट ऐसा था, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? हर दिशा में से आगे बढ़ेगा,
फिर और थोड़ी देर बाद सो यू कैन सी ऐसा था, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, अब ये ऐसा हो गया है. दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट. डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, समबडी कैन ऑल्सो आर्ग्यू, लोगों ने उस टाइम पे आर्ग्यू किया था कि अगर ये सोर्स है तो ये हर दिशा में देना चाहिए ना, मतलब ये आगे ही क्यों दे रहा है, पीछे भी तो देना चाहिए, है ना? लॉजिकल बात है कि it should also give out waves in the backward direction, na, like this. Don't you think it's a very logical बात? तो यहां भी तो ऐसे होने चाहिए छोटे छोटे वेव फ्रंट, और जिसको टेंजेंट मारने से दूसरी बैक वेव, ये तो सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट इस तरफ भी मिल सकता है. उस टाइम हाइगन्स ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. लोगों ने पूछा क्यों, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता. उस टाइम पे शायद हाइगन्स के पास जवाब नहीं था, पर आज की टाइम पे अगर आप देखने जाओ तो देयर इज अ राइट थियरी व्हिच टेल्स अस दैट प्रोपगेशन विल हैपन ओनली इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बराबर है? इट विल नॉट हैपन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आई शुड नॉट टेल यू, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन cos थीटा बाई 2. सो इस डायरेक्शन में थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 by 2 इज 1, एंड इस डायरेक्शन में थीटा इज 180 डिग्री, 180 by 2 इज 90, cos 90 इज हाउ मच? 0. तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेशन नहीं होता. लाइट के सोर्सेज आगे के डायरेक्शन में ही लाइट वेव्स गिव आउट करते हैं. सो दिस वाज हाइगन्स प्रिंसिपल कि एवरी पार्टिकल ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट, acts as a source and emits from itself secondary spherical wavelets. The tangent drawn to all these small wavefronts gives us the formation of the secondary wavefront. You want me to write all that? Yeah, it is agreeable. You want me to write all that? So, particles, मैं short में लिख देता हूँ. Particles on primary wavefront act as source and emit secondary wavelets. लोग मेरे को पूछते सर वेवलेट क्या होती है? जैसे पिग का पिगलेट होता है, बराबर, तो उसकी उसी तरह वेव का वेवलेट होता है, बराबर. ये मेन वेव है, ये छोटी वेवलेट्स है. Okay, so emit secondary wavelets, and the tangent drawn to all these wavefronts gives the formation of the secondary wavefront. Is this absolutely agreeable? Any doubts so far? Any doubts? No? No. Very good. समझ में आया ना? हर प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर पॉइंट एक सोर्स बन जाता है और उसमें से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है. एंड फिर हम सपोज टाइम टी है तो या टाउ है तो उसके हिसाब से ये वेव फ्रंट मार देते हैं छोटे छोटे, और इन छोटे वेव फ्रंटों को जब मैं टेंजेंट मारता हूं तो आई गेट द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट. दिस विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग when we see how using this principle Huygens explained reflection. So that is the next point, that's the next topic, explanation of reflection based on the idea of Huygens principle. अच्छा, before we take Huygens principle and understand reflection, उसने किस तरह किया था, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है. क्या हमको रिफ्लेक्शन मालूम है? Do we know what is reflection? Anybody? Because I for one don't know. Anyone out there knows what is reflection? No. You only know the power of silence. Don't you? Who's going to tell me what reflection is? क्या होता है? कोई लॉ है उसमें? Anyone? Okay. We are all sitting in a silent movie. This is a polished surface. This is the normal. This is incident light. This is reflected light.
So when light falls on a polished surface, it bounces back into the same medium. Also, the angle made by incident ray with the normal is called angle of incidence, denoted as I. Angle made by reflected ray with the normal is denoted as R. And सबसे इंपॉर्टेंट एंगलों का रिलेशन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दो चीजें प्रूव करनी होंगी हाइगन्स को. पहला, लाइट का आना और बाउंस हो जाना उसी मीडियम में. दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. जब ये दोनों आइडिया हाइगन्स प्रूव कर सके तो ही माना जाएगा कि हाइगन्स के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन. सो टॉल ऑर्डर हियर, दो चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी हाइगन्स को. तो लेट अस सी कि कर पाते हैं कि नहीं. यहां पे भी लुक्ड एट रेज ऑफ लाइट, बट हियर हाइगन्स प्रिंसिपल में रेज तो नहीं होती, क्या होती है? वेव्स. एंड हमने डिसाइड किया था कि हम इंडिविजुअल वेव्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? वेव फ्रंट. ओके, नाउ अब ध्यान से, नाउ बिग डायग्राम इज गोइंग टू टेक प्लेस. It will require your absolute and unwavering attention. This is your polished surface. I had to make it big. And दूर से वेव फ्रंट आ रहा है. कौन आ रहा है? वेव फ्रंट, कलेक्शन ऑफ वेव्स. बराबर, ये आ रहा है हमारा बड़ा सा इंसिडेंट वेव फ्रंट. ये मैंने बड़ी दूर से दिखाया आता हुआ, ताकि मैं जब यहां दिखाऊं तो तुम ये ना सोचो सर अचानक कहां से आ गया. नहीं आया, ये आ रहा है. दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट. सो अंडरस्टैंड, बहुत सारी वेव्स का कलेक्शन है ये, बहुत सारी वेव्स. ये जो भी मैंने बनाए हैं टपके, ये बहुत सारी वेव्स चली आ रही है, ऑल मूविंग विद द सेम स्पीड एंड ऑल हैविंग द सेम फेज. बराबर, तो ये आया आया आया, और क्योंकि मीडियम सेम है तो कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सब सेम स्पीड से चले आ रहे, टक 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 टक. और जैसे ही टच होता है, टचिंग का आइडिया बताता हूं मैं आपको. सबसे पहले तो ये लाइन सीधी तो लग रही है ना? नहीं सर, बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आ रहा है. अब ये सीधी हैगी. भाई मेरे क्लास में आप ऑर्डर मेंटेन रख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है. पर आई वुड लाइक टू ऑल्सो हैव योर पार्टिसिपेशन in order to find out whether you are understanding what I'm trying to tell you or is there any issue. So kindly keep participating, keep interacting. कुछ पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो यार, ये क्लास ही है. You still prefer to stay silent? भाई नेटवर्क चालू है, चला गया? नेटवर्क चालू है? अच्छा चलो चालू है सर. चलो अच्छा, नहीं तो अंदाजा ही नहीं आता कि नेटवर्क है कि नहीं है. लगे रहते हम एक्सप्लेन करते रहते, पता चला नेटवर्क ही नहीं था. सो प्लीज बीच बीच में आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कहते रहिए. इट्स अ लाइव इंटरैक्टिव क्लास. सो ये इंसिडेंट वेवफ्रंट आया 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 और टच. सर टच तो करा दो. हुणे टच करावांगे. वो isn't it a beaut? So not too beaut. यारा. Okay, looky good. Okay, let me call this point P. This is at time t equal to 0, and let me call this point Q. This is also at time t equal to 0. So you can see P सरफेस तक पहुंच गया है, पर Q का पहुंचना बाकी है. जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था एक दिन बहुत साल पहले, तो किसी बंदे ने पूछा सर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ ही टच हो जाए. बिल्कुल, व्हाई नॉट. अगर दोनों एक साथ आ रहे होंगे तो फिर जाएंगे भी एक ही साथ. तो याद है लाइट अगर ऐसी आती है तो जाती कैसी है? आवण जावण. उसी तरह ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो कोई बात ही नहीं है. बट मुझे यहां पे
अगर रिफ्लेक्शन देखना हो तो इंसिडेंट लाइट को अलग एंगल पे लाना पड़ता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को अलग एंगल पे लाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वही मैं करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे इंसिडेंट वेवफ्रंट को एक अलग एंगल पे लाया हूं, एज यू कैन सी मैं यहां लाया हूं। एंड अब यहां से क्या होगा आगे का आलम वो देखेंगे। जस्ट इमेजिन दिस नाउ। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्यू वाले वेव जो है धीरे धीरे इस तरफ आते जाएंगे, क्योंकि उनको तो पहुंचना है आगे। तो दे विल कीप गोइंग अहेड, दे विल कीप मूविंग अहेड विथ अ स्पीड v। तो सर ऐसे क्यों नहीं जा रहा है? भाई वेव ऐसे ही जा रही है ना, तो पार्टिकल किस तरफ जाएगा? ऐसे ही जाएगा, बराबर। तो ये ऐसा जा रहा है एंड एट टाइम से टाउ this will reach r here. This is at t equal to tau. If the speed of light is v, how much distance will the light cover in time 0 to tau? Do you agree distance is speed into time? So how much distance should be covered? V tau. You agree? Yes. Distance is speed into time. So this distance qr is v into time is tau. सर उस टाइम पे इसका क्या हुआ बताता हूं भाई। q यहां पहुंचा था, p यहां पहुंचा था टाइम t इक्वल टू 0 पे। जैसे q के पार्टिकल्स धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, अब p के पास अंदर जाने का तो कोई सीन ही नहीं है, उसे वापस आना है इसी मीडियम में। सो p में से नाउ p एक्टेड लाइक अ सोर्स एंड इसमें से इंडिविजुअल वेव्स निकलना शुरू हो गए। कैन यू सी दिस? एंड बिकॉज मीडियम इज सेम, तो ये वेव्स की भी स्पीड कितनी होगी? v, सेम स्पीड। तो 0 से टाउ तक ये यहां पहुंचा, ये 0 से टाउ तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? v टाउ। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, बिकॉज दिस इज द सेम मीडियम एज दिस। तो अगर इधर स्पीड v है तो इधर भी तो स्पीड v ही होगी। एंड इसने टाइम टाउ में कितना डिस्टेंस कवर किया? v टाउ। तो ये भी टाइम टाउ में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? v टाउ। तो मैं v टाउ का रेडियस लेके ये वेवफ्रंट बनाता हूं। टिंग डिंग 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 डिंग। हा कुछ थोड़ा सा इधर उधर है बट वेवफ्रंट अच्छा है। वाह। एंड भाई सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाने के लिए आपको क्या मारना पड़ता है? टेंजेंट। तो आओ मारे क्या? टेंजेंट। वाह सर क्या बात है, डायग्रामों का बाप है ये। दिस इज पॉइंट एस एट टी इक्वल टू टाउ। तो अब ये हो गया आपका नया वेव फ्रंट। एंड जब टाइम टाउ से आगे बढ़ेगा तो ये वेव फ्रंट कैसे जाएगा? यू सी दिस? गंदा। ये है आपका स्पेंड अ मोमेंट विद दिस। ये इंसिडेंट आया, ये यहां से यहां उठने लगा, ये यहां से नीचे जाने लगा, एंड एट टी इक्वल टू टाउ ये यहां टकरा गया, अभी आगे बढ़ेगा, ये यहां एस पे आ गया। एंड नाउ हाउ विल द वेवफ्रंट गो? आया गया, जैसे आया गया। Isn't this reflection? तो ये आया ये गया। Isn't this also reflection using Huygens principle? Do you understand? Do you? Tell me. Yes, sir. Yes. ये सरफेस है, ये तुम्हारा इंसिडेंट वेवफ्रंट टच हुआ, और जैसे ही टच हुआ ये यहां से उठने लगा, ये अब तक नीचे जाएगा। देखा 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 देखा, ये टेंजेंट दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये टेंजेंट, और अब ये कैसे जाने वाला? ये स्लो मोशन में था, ये फास्ट मोशन में। स्पेशल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट सब मेरे हैं, बराबर। ठक isn't this ठक ठक reflection? So reflection has been explained.
लेडीज एंड जेंटलमैन, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, चीटिंग चीटिंग। हमने तो यहां पे सिर्फ बाउंसिंग एक्सप्लेन किया, आपको अभी तक सेकंड वाला बाकी है मेरे दोस्त। तो ऐसे चीटिंग नहीं करेगा। तुम पहले आई इज इक्वल टू आर प्रूव करो, तब हम छोड़ेंगे। ओके, तो आई इज इक्वल टू आर भी प्रूव कर देते। चलो यार, आपके लिए क्या जान हाजिर है, बस मांगना नहीं। अच्छा, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये सब उड़ा देता हूं फालतू, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। इंसिडेंट वेव फ्रंट विद द पॉलिश सरफेस, लेट अस कॉल इट आई, एंड एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद द सरफेस इज आर। ओके, सबसे पहली बार लुक एट ट्राइंगल पी क्यू आर एंड लुक एट ट्राइंगल आर एस पी, बराबर। तो सबसे पहली बात यहीं पे लिख देता हूं, जगह की तंगी है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर एस पी, डू यू अग्री, ये भी वी टाउ ही था। डू यू अग्री क्यू आर इज सेम एज पी एस विच इज वी टाउ? क्यू आर is same as PS, which is V tau. Also, angle angle PQR is same as angle RSP, which is 90. Angle कितना? PQR, अच्छा टेक्स्ट बुक में ये सब प्रूफ नहीं दिया, is equal to angle RSP is equal to 90. And can you see इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड PR is common? तो इन तीनों के जरिए डू यू अग्री, आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल PQR सिमिलर टू RSP, एंड देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल SRP, State Reserve Police. Hey, how much is QPR? Isn't it I? And how much is SRP? Isn't it R? Therefore, ladies and gentlemen, वादा निभाया मैंने अपना, मैंने प्रूफ कर दिया कि I is equal to R. So thus, reflection has been satisfactorily explained using Huygens principle. Thus, reflection has been explained using Huygens principle. अच्छा, spare a moment. अच्छा, spare a moment. एक्चुअली मैंने सिर्फ दो ही पॉइंट्स दिखाए थे आपको, एक P का और एक Q का। एक्चुअली आप चाहो तो आप बीच का भी, अब मेरा खत्म हो गया, ये जो आप लिखेंगे एग्जाम में वो हो गया परफेक्ट। मैं थोड़ा सा और वो करना चाहूंगा आपको। कुछ लोग अभी भी थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये आपने टेंजेंट कैसे मार दिया। ओके, तो मैं एक और पॉइंट ले लूंगा बीच में। ओके, लेट मी टेक वन मोर पॉइंट। आई विश टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग वन मोर पॉइंट विच विल एक्चुअली कंफर्म कि ये टेंजेंट किस तरह पैदा होता है। तो ये P है, ये Q है, ये R है। मैं एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहता हूं, आई विल कॉल इट PQRS, लेट मी कॉल इट T, कहीं मिडवे है। ओके, देख लो जरा। सो आई एम शोइंग यू दिस पॉइंट T विच इज मिडवे, एंड जैसे Q यहां जा रहा है, T भी ऐसा ही जाएगा। ओके, और यहां पे कहीं पे PQRST U को टच करेगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू T इक्वल टू टाउ बाई 2। ये 0 पे टच कर रहा था, ये टाउ बाई 2 पे टच करेगा, ये टाउ पे टच करेगा, इसलिए बीच में लिया। अब P में से वेव्स निकली एंड टाइम टाउ में कितना जो ना वो कर दिया। ये हमेशा ये साइड से गंदा ही बनता है, चाहे कुछ भी कर लो भाई, तो डोंट माइंड मत करना। पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट चल जाएगा। ओके, ये V टाउ
रेडियस का मैंने सेमी सर्कल मारा है, उसी तरह यहां से भी v टाउ बाई 2 का सेमी सर्कल मारूंगा मैं, एंड सो ये हो गया एट t इक्वल टू टाउ p q, यहां पे s था, दिस इज s एट t इक्वल टू टाउ, एंड यहां पे लेट अस कॉल इट, मैं टेंजेंट मार दूं तो मैं टेंजेंट मारूंगा, ये पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, और ये r, तो सॉरी, वाह। सो कहने का सार यही है कि आप ड्रॉ करें ना, उससे पहले टेंजेंट मार लो पहले, और फिर इस सेमी सर्कल को वो मारो। व्हाट हैपेंड? किसका माइक चालू है? अंश, म्यूट कर अपने आप को बेटा। हाँ, थैंक यू बड़ी। ओके बड़ी। सो आपने देखा, नाउ डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? नाउ डू यू कम टू नो, एक्चुअली आई शुड नॉट हैव डन दिस, बट मुझे लगा कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने ये एक सेमी सर्कल लिया, ये एक वेव फ्रंट लिया, ये दूसरा वेव फ्रंट लिया, मिनिमम 2 वेव फ्रंट लेके मैं एक्सप्लेन किया इसको। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, इन दोनों को टेंजेंट मारा, ये टेंजेंट था, और अब ये वेव फ्रंट ऐसे बढ़ेगा। दिस वाज रिफ्लेक्शन। एनी क्वेश्चंस पीपल? यू अंडरस्टैंड वेव फ्रंट किस तरह वर्कआउट कर रहा है? अच्छा, अब मैं सर रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन की बारी। बिल्कुल साहब, रिफ्रैक्शन, आई लव रिफ्रैक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे रिफ्रैक्शन लागे प्यारा प्यारा। अच्छा, आप में से जो भी कोई यस सर बोल रहा है, बता सकता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, या मुझे ही बताना पड़ेगा आपको? वेरी गुड। એવું જરૂરી નથી કે બેન્ડ ટુવર્ड्स ધ नॉर्मल होता है। सर अवे और टुवर्ड्स बोले। अच्छा, अवे और टुवर्ड्स, ओके, वो अवे वाला सुना ही नहीं मैं। वेरी गुड। इट बेंड्स, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इट बेंड्स। सो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कुछ इस प्रकार का डायग्राम, ये बाउंड्री है बिटवीन टू मीडिया, ये लाइट आई, एंड जैसे ही ये इस मीडियम में घुसी, कैन यू सी, चुक चुक बैंड हो, ये बैंड हो गई जी। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अच्छा, कुछ और होता है, कुछ लॉ भी कुछ होता है इसमें, कोई लॉ है? सपोज मैं इसको कहूं θ1 और इसको कहूं θ2, इज देयर समथिंग कॉल्ड स्नेल्स लॉ? क्या था स्नेल्स लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म वगैरह? sin θ1 by sin θ2 is 3 constanto, and also n1 sin θ1 is n2 sin θ2। ये काहे खड़खड़ा रहा है आजकल? पहला तो बेंडिंग, एंड दूसरा n1 sin θ1 is n2 sin θ2। ये दो प्रूव हो जाए तो हम मानेंगे कि रिफ्रैक्शन हैज बीन एक्सप्लेन्ड यूजिंग स्नेल्स लॉ। ओके, टफ टास्क, बट वी आर ऑन इट नाउ। मतलब अब 2 मीडियम है। ओके, तो ये रहे आपके 2 मीडियम। ओके, दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द 2 मीडिया। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। अब जैसा हमेशा होता था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, सॉरी माय मिस्टेक, इंसिडेंट वेव फ्रंट आया और इधर टकराया। ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, यहां आया और टकराया, और वैसे ही सेम टू सेम ये P है at t equal to 0, and this is Q at t equal to 0. Now the biggest differentiating factor, इस मीडियम में लाइट की स्पीड लेट अस से इज v1,
एंड इस मीडियम में लाइट की स्पीड इज v2. तो इन टाइम टाउ हाउ मच डिस्टेंस विल दिस पार्टिकल q कवर? v1 टाउ. इज दिस एग्रीएबल? मुझे बनाने दो v1 टाउ. अब ये P का क्या होगा? P किस डायरेक्शन में, किस मीडियम में वेव्स भेजेगा? डू यू अग्री? P is now absolutely able to send waves in this transparent medium also. तो P will act as the source and इस मीडियम में भी वो वेव्स भेजेगा. अच्छा, पर एक झोल, इस मीडियम में वेव की स्पीड क्या v1 होगी? नहीं, स्पीड में चेंज है. स्पीड कितनी है? v2. तो टाइम टाउ में ये वेव्स कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? v2 टाउ. तो मैं v2 टाउ का रेडियस लेके एक वेव फ्रंट बनाता हूं. v2 टाउ, v2 टाउ, v2 टाउ, टाउ टाउ. हाँ सर, ये तो बेला चाव था यार. सर आप भी क्या करते हो? ये v2 टाउ है श्रीमान. और अब मुझे क्या मारना है? टेंजेंट. लाइफ में बगैर टेंजेंट के तो कुछ नहीं होता यार. अरे अरे अरे, गंदगी भरा टेंजेंट है तो. नॉट सो गुड. ओ यार, ओ चंगा चंगा चंगा, रुक जा बेटा. अब इससे पहले कि आप चिल्लम चिल्ली चालू करो कि सर इसमें किधर गया वो रिफ्रैक्शन, मैं बता दूं आपको. दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस. अब ये वेव फ्रंट कैसा जाएगा? बराबर. ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. भाई यू हैव द फुल ऑथोरिटी टू आस्क. आपका अधिकार है सर, वेव रिफ्रैक्शन क्या हुआ? आप देखो, ये ऐसा जा रहा था, अगर ये मीडियम में चेंज नहीं होता तो ये ऐसा गया होता. बट कैन यू सी, ये यहां पे v1 टाउ बड़ा, v2 टाउ छोटा, एंड ठकक. कैन यू सी दिस स्मॉल ठकक? नोटिस, ये छोटा है, ये बड़ा है, एंड एज अ रिजल्ट ठक, ये छोटा सा बेंडिंग आया इधर ठक, और ये अब ऐसा जाएगा. सो ओरिजिनल रे ऐसी जा रही थी, उसमें ठक ऐसी गई. ओरिजिनल वेव फ्रंट ऐसा जा रहा था, ठक, अब ये ऐसा गया ठक. कैन यू सी दिस बेंडिंग? भाई कैन यू सी, कैन यू नॉट सी? सूरदास हो गए हो, कबीर हो गए हो, क्या हो गए हो? कमाल है. अभी इतना मस्त एकदम सनी लियोन लाइव एंड डायरेक्ट है यार आपके सामने, और आप बोल रहे हो अच्छा ठीक है सर जी, ओके. भाई आई एम एक्साइटेड यार, सुपर एक्साइटेड. यू नो, इतना एक्साइटेड मैं शायद सनी लियोन को देखने भी नहीं होऊंगा, पर शायद होऊंगा. दिस इज लवली, इजंट दिस? यू नो, यू आर सीइंग रिफ्रैक्शन. अब तक आपने एक ही तरीके से रिफ्रैक्शन देखा था, ये एक नए तरीके का रिफ्रैक्शन है. ठक. वो लॉल्स मैन, लुक एट दिस. इजंट दिस ब्यूटीफुल? इजंट इट? और आप लोग सीरियस, यू नो, 90 साल का बूढ़ा और उसका, हाँ बेटा सही है बेटा, धैर्य धारण करो बेटा. पर दूसरी बात अभी भी बाकी है ना. क्या बाकी है? वो n1 sin θ1, स्नेल्स लॉ. तो इसको मैं नाम देता हूं लेट अस से θ1, और इसको मैं नाम देता हूं लेट अस से θ2. लुक एट द फिगर्स फ्रॉम द डायग्राम. हाउ मच इज sin θ1? I'm sure you know sine is opposite over hypotenuse. So QR over PR. So from figure sin θ1 is QR over PR. And I think I have QR. How much is QR? V1 tau by PR. Also from the figure somebody can tell me how much is sin θ2. Sin θ2 PS over PR. ये hypotenuse ही है सबका.
PS over PR, and PS is how much? V2 tau over PR. So dividing 1 and 2. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina PR cut, tau tau cut. Mi sono alzato, ho trovato l'invaso. पर सर ये n1 sin थीटा का है भाई, धैर्य। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अप्रतिम फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में दिया था, नहीं दिया था, याद नहीं आ रहा। You know, n is c by v. Refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that particular medium. So, do you agree I can write v is c by n? So, v1 is c by n1 and v2 is c by n2. Thus, sin theta 1 by sin theta 2. How much is v1? Isn't it c by n1? And v2 c by n2. c cut, n2 चढ़ जाएगा ऊपर. And now when I cross multiply, n1 comes here, sin theta 2 goes there. So n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. Ladies and gentlemen, tell me this is not Snell's law. Tell me. Is this Snell's? है, चलो अच्छा है। सो स्नेल्स लॉ लेडीज एंड जेंटलमैन भी प्रूव हो चुका है। बेंडिंग तो प्रूव हो ही गया था, स्नेल्स लॉ भी प्रूव हो चुका है। तो इज इट बट ऑब्वियस नाउ दैट रिफ्रैक्शन ऑल्सो हैज बीन एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल? फेयर इनफ? वेल, दिस इज एक्चुअली rarer to denser, bending towards the normal. Can you draw me a diagram wherein light goes from denser to rarer? Can you do that as a homework for me? So this is rarer, this is let us say air, and this is denser medium, let us say water. If light were to go from water to air, can you tell me what big difference would there be in the diagram? Here, the biggest thing, can you see V1 is greater than V2? सर V2 tau बड़ा हो जाएगा। Very good. So अगर light goes from rarer to denser, then V1 is greater than V2. So on the other hand, if light goes from, अगर ऊपर denser होता और नीचे rarer होता, do you agree V1 would have been lesser than V2? है? Yes. And thus, can you make that diagram for me as a part of homework? Yes, sir. Okay. So make that as a part of homework wherein light goes from denser to rarer medium. Okay. Any questions, people? No questions? Okay. Let's move on. अच्छा, you know, अब तुम ये बता सकते हो, तुम ये कह सकते हो मुझे कि सर तो अब नाउ आई थिंक वेव ऑप्टिक्स इज देयर टू स्टे. एब्सोल्युटली. इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह सब देख लिया, सब दिखाया सबको किस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं. And so he proved that yes, light can propagate as a wave also. इसके बाद मैक्सवेल ने भी आइडिया दिया था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वैक्यूम में ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, हमने जो चैप्टर 8 में देखा, उसकी वजह से प्रोपगेट करती है. बट ऑल दैट वाज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर. ये हाइगन्स का आइडिया था. एंड बिफोर वी साइन आउट फ्रॉम वेव फ्रंट एंड ऑल दैट हाइगन्स आइडिया, I would like to tell you, you've seen this Doppler effect. We loved it tremendously in standard 11 chapter 15. I think this was the last part, Doppler effect. Anybody remembers what Doppler effect was actually? It says, सर वो एम्बुलेंस आती है, आने दो. उसका वॉइस ज्यादा हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं उसका. Okay. Well, I'll put it in physical language. When a source of sound approaches a listener, the frequency heard by the listener goes on increasing, and as the source of sound moves away, goes away, recedes from the observer, the frequency of sound as heard by the observer
goes on decreasing. This was Doppler effect for sound waves. बट सर ये तो लाइट का टॉपिक है, तो डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट वेव्स भी होता है क्या? बिल्कुल होता है. सो वो क्या है कि व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट, यू नो, लाइक अ स्टार और अ गैलेक्सी, व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल अ स्टार, अ गैलेक्सी एक्सेट्रा, approaches the earth, approaches us मतलब the earth, then the frequency of light as received by us, अच्छा ये अपनी तरफ आ रहा है, हाँ, approaches are received by us goes on increasing. same old idea कि कोई भी सोर्स हमको अप्रोच करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय अस गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओह, दैट मींस वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग. ना, याद रखना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए तो वेवलेंथ घटती जाए. सिमिलरली, अच्छा, इस चीज को कहते हैं ब्लू शिफ्ट. यू नो, मैं खड़ा हूं, मतलब अर्थ पे हूं, मैं अर्थ हूं. सपोज सम स्टार इज कमिंग टूवर्ड्स मी. Do you agree the frequency as received by me of light will go on increasing, and as a result wavelength goes on decreasing, and wavelength decrease होते होते blue color तरफ shift होने लगती है, you know, violet color तरफ. तो this is called blue shift. This is called blue shift because the wavelength shifts towards the violet end of the spectrum. And if a source of light moves away from us, मतलब recedes कहते हैं इसको, the frequency of light as received by us goes on decreasing, and wavelength का क्या होगा श्रीमान? This is called red shift, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते रेड कलर की तरफ चलने लगता है. This is called red shift. तो अगर कोई तुमसे बोले कि रेड शिफ्ट हो रहा है, so what are you going to understand? You are going to understand that the source of light, the star or the galaxy, is moving away from us. Somebody says, sir, blue shift हो रहा है, इसका मतलब that source is coming towards us, is approaching us. And if you want to find out, there is one equation here. If delta nu is the change in frequency and nu is the original frequency of light, then एक इक्वेशन बदल देगा तुम्हारी दुनिया. डेल्टा नू बाई नू इज माइनस वी रेडियल बाई सी. सर ये कौन है वी रेडियल? वी रेडियल is the speed, is the component of speed along the line joining the source and observer. मतलब स्टार और अर्थ को जोड़ती हुई लाइन में अगर वो स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी स्पीड हमारी तरफ की कितनी होगी, इस लाइन पे कितनी होगी, that is called v radial. And c is, I'm sure you know, the speed of light in vacuum. अच्छा, ये सिर्फ डेल्टा नू बाई नू के लिए वैलिड नहीं है, डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा के लिए भी वैलिड है. So also if the change in wavelength is delta lambda and original wavelength is lambda, then delta lambda by lambda is also same v radial by c. Okay, this is what is called Doppler shift or it is called Doppler effect. ये दो इक्वेशन काम के, इन दोनों को यूज करते हुए मैं करने जा रहा हूं illustration 1. Are you having illustration 1 with you? Check it out please.
Okay, illustration 10.1 states what speed should a galaxy move? So v चाहिए, v radial चाहिए with respect to us, so that the sodium line at 589 nanometer is observed at 589.6 nanometer. Okay, सबसे पहली बात भाई तुम ये सोच लो कि डेल्टा लैम्बडा कितना है चेंज इन वेवलेंथ. Isn't it lambda 2 minus lambda 1? 589.6 minus 589. Isn't it 0.6 नैनोमीटर? अच्छा, वेवलेंथ बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है. वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब ये गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है? दूर जा रही है. वाह, तो कौन सा शिफ्ट बोलते हैं इसको, ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट? रेड शिफ्ट. मैं इस तरह याद करता हूं, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं. इनक्री, तो ये इनक्रेड, इनक्रेडिबल, यू नो, तो इनक्रेड, तो INCR इज इंक्रीज एंड RED इज रेड. तो इंक्रीज हो तब रेड शिफ्ट हो, डिक्रीज हो तब ब्लू शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो इनक्रेडिबल, इट्स एन इनक्रेडिबल आइडिया. बराबर, आपको जिस तरह याद रखनी है रख सकते हैं. ओके, सो वी नो, भाई हमको सब पता है फिर भी हम प्यासे हैं. डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज माइनस BV रेडियल बाय C. भाई डेल्टा लैम्बडा 0.6 नैनोमीटर, ओरिजिनल लैम्बडा 589. सर नैनो नैनो कट जाएगा, नैनो नैनो कट जाएगा. V रेडियल बाय C, C इज 3 into 10 raised to 8. चलो बेटा, माइनस मतलब दूर जाना, तो 0.6 into 3 is 1.8 into 10 raised to 8 divided by 589. Is there someone who is pushing the right buttons and giving us the right answer? Anybody? 0.003. 0.003 into 10 raised to 8. So ఒకటి రెండు మూడు, 3 into 10 raised to 5 meter per second. Check. Is that the answer या नहीं? किलोमीटर पर सेकंड. अरे चचा, यहां से अगर मैं 2 जीरो यहां ले लूं तो isn't it 300 into 10 raised to 3 meter per second and this is kilometer, 300 kilometer per second. Is that true? So this was not a very big deal. 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है गैलेक्सी एंड द गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ विद दिस स्पीड. ओके, सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 10.1. मैं जा रहा हूं करने न्यूमेरिकल 10.1. जल्दी जल्दी, जरा जल्दी जल्दी. ओके, मैं फटाफट इसको उड़ा दूं. न्यूमेरिकल 10.1 इज ऑन द डेक. छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, तो मैं करने जा रहा हूं. और न्यूमेरिकल करते करते आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिडबिट्स भी शेयर करूंगा कि ये आपने 11th में शायद मेरे साथ किया होगा, फिर भी भूलने वाले को भूल जाना बहुत अच्छा होता है, ईजी होता है. न्यूमेरिकल 10.1. ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of the reflected and refracted wave? For reflected and B, refracted wave. Refractive index of water is 1.33. Now this is a very good sum. सबसे पहले for रिफ्लेक्टेड वेव, डू यू अग्री वेव रिफ्लेक्ट होके फिर से एयर में ही आ रही है ना? तो वेवलेंथ रिमेन्स सेम, क्योंकि एज इट इज कमिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, तो लैम्बडा इज स्टिल 589 नैनोमीटर. अच्छा,
तुमको तो पता है एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एवरीबॉडी नो सी इज नू लैम्बडा, तो हाउ मच इज नू? Isn't it c by lambda? C is 3 into 10⁸ over 589 nano 10⁻⁹. So मैं यहां से 8 plus 9 that's 17. तो 3 into 10⁻17 by 589. Somebody doing this? 0.00509. 0.005. Let's keep it like that. 509 या 51 ले लूं? 1 2 3. So 5.1 into 10⁻14. So nu is 5.1 into 10⁻14 hertz. And now this becomes interesting. तीनों मिलके लैम्बडा, स्पीड भी पता है मुझे, स्पीड c ही होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब जब मैं रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड की बात करता हूं पीपल, now you will have to remember this. You know, frequency of light depends on the source, whereas speed and wavelength depend on the medium. Alright, सुना आपने? Frequency of light depends on the source, जबकि speed and wavelength depend on the medium. रिफ्रैक्ट हो रही है वाटर में, तो उसका wavelength और speed दोनों चेंज होगा, frequency remains same. Frequency remains same, the speed and wavelength will change. तो सबसे पहले तो स्पीड कितनी हो जाएगी? Now n is c by v, तो v is c by n. तो let us rock and roll. c कितना 3 into 10⁸, n कितना 1.33. 1.33 मतलब 4 by 3, so 9 by 4. 2.2 के आसपास देखो तो 2.25 यस इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी सेम रही, कितना 5.1 इंटू 10⁻14. स्पीड मिल गई, क्या मुझे नई वेवलेंथ मिलेगी? न्यू वेवलेंथ कौन सी इक्वेशन से मिलेगा? v is nu lambda dash. पहले था c is equal to nu lambda, इस बार है v is nu lambda dash. देखा आपने, nu सेम ही रहा सब में. So lambda dash is v by nu. v is 2.25 into 10⁸ upon nu 5.1 into 10⁻14. 8 minus 14. 8 minus 14 is how much? -6. Okay, go on. 2.25 divided by कितना? 0.44 वॉट. एक और चीज दे आगे. ओके, तो 1 2 3 441 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या लैम्बडा डैश इज 441 नैनोमीटर. बरोबर है. सो जब भी कोई एक मीडियम में से दूसरे में जाए तो सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एज आई सेड डिपेंड्स ऑन द सोर्स, whereas speed and wavelength depend on the medium. So I will look at this. Okay, मैं numerical 10.3 कर रहा हूं. In part A, they said the refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? And the speed of light in vacuum is 3 into 10⁸. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था n is c by v, तो v is c by n. So as simple as it seems, c is 3 into 10⁸ and g is 1.5. So 3 by 1.5 gives me vg is 2 into 10⁸ meter per second. There is the b part also, which says, is the speed of light in glass independent of the color of light? If not, which of the two colors, red and violet, travel slower in a glass prism? भाई यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डिस्पर्जन. यू रिमेंबर इन अ प्रिज्म, you remember violet color bent more, so
डेल्टा वायलेट ग्रेटर देन डेल्टा रेड। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि NV was greater than N red. I told you this. The refractive index offered by glass to violet is more than the refractive index offered by glass to red. Now look at this equation and look at this equation. So we know V is inversely proportional to N. किसका N ज्यादा है? वायलेट का। तो किसका V ज्यादा होगा? वायलेट का या रेड का? So as NV greater than NR, therefore speed for violet is lesser than speed for red. Wow. So the question that they've asked us कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, मैंने इस लॉजिक को इसके साथ कंपेयर किया और ये पता लगाया कि N violet is greater than N red and V is inversely proportional to N, तो स्पीड वायलेट की कम होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ रेड। एंड द लास्ट न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ 10.2, जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, ड्रॉ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इफ लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। भाई पॉइंट सोर्स मतलब बल्ब बल्ब, सपोज ये बल्ब हो, पॉइंट सोर्स है, तो इसमें से निकलने वाले किस टाइप के वेव फ्रंट होंगे? डू यू अग्री? इट विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, बराबर? इट विल बी लाइक दिस। So this is going to be a spherical wave front. Let me find out what is the second question they've asked. Second question कि कहाँ गया? Light emerging out of a convex lens when a point source is placed at the focus. ओके डोकी, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है एंड दिस इज द फोकस। फोकस पे पॉइंट सोर्स है। भाई ध्यान ना ले, यहां से डू यू अग्री ये ऐसे गया, अब तुम बोलोगे सर ये जो बीच वाला है इसमें इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ग्लास में, स्पीड भी कम होगी, जबकि ये वाला है इसको और डिस्टेंस पार कर रही है। दिस इज द सिचुएशन लेट अस से एट t इक्वल टू 0। डू यू अग्री? ये वाला पॉइंट पहुंच गया। लेट मी कॉल यू 3 पॉइंट्स। लेट मी कॉल दिस पॉइंट A, लेट मी कॉल दिस पॉइंट B एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट C। बाकी सबरा उड़ा देते संसार में। क्या 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको? A, B एंड C। A पहुंच चुका है, लेंस को टच कर रहा है। अब ये पॉइंट A किसमें से ट्रैवल करेगा? ग्लास में, बराबर? ग्लास में ट्रैवल करेगा, स्पीड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? वेरी गुड। B को अभी टाइम है, B एयर में से जा रहा है। डू यू अग्री? इसे ग्लास में सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसको और C को सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, पर अभी इनको यहां पहुंचना भी तो है। तो फाइनली जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये कैसा हो जाएगा दिखाऊं आपको, लाल कलर में दिखाता हूं। कहां गया लाल? कोई लाल खा गया, देखना, गंदा डायग्राम। तीनों एक साथ आ गए, नजर आया? भले ए ग्लास में बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है पर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है आगे बढ़ने में, बी को और टाइम लगेगा, बट फाइनली एट द एंड बी, ए और सी तीनों करीबन एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। ए ग्लास में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो स्लो हो जाता है, बी एयर में डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको टाइम लगता है। फाइनली तीनों एक ही पहुंच जाएंगे और इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। भाई आपको याद है, अगर आपने फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका कॉन्वेक्स लेंस के जरिए इमेज कहां मिलता है? इंफिनिटी। तो इट्स लाइक दैट, ओके। एंड फाइनली सी क्या है? सी, व्हाट इज सी? कैन यू सी? पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। भाई ये स्टार है सपोज,
उसका वेवफ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। बट वो स्टार का अर्थ पे, ये अर्थ है, जब ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बहुत लंबी डिस्टेंस के बाद पहुंचे तो वो कैसा बन जाता है? Isn't it acting like a plane wavefront? So a spherical wavefront after traveling a long distance acts like a plane wavefront. ओके, तो जो अर्थ देखेगा, भले स्टार ने स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाया, पर उसका एक छोटा सा भाग जब यहां रीच कर जाएगा तो इट विल बी लाइक अ प्लेन वेवफ्रंट। तो आज के कार्यक्रम में हमने वेवफ्रंट देखे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखे, कुछ डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। आई थिंक next lecture is going to be a very important lecture because we are going to do interference. So stay with me till that time. मिलते हैं, काम करते रहिए इसके ऊपर, कोई दिक्कत हो तो ask me. Alright, see you next time. Bye bye.